लचकती शाख पे कांटे भी कम नहीं होते, यही न देखिए किस पर गुलाब कितने हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में तो 1 अक्टूबर को ही आखिरी दौर की वोटिंग हो गई थी, जबकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट पड़े। इन दोनों राज्यों में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती राहुल गांधी ने पेश की और अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का रुख कर लिया है, जहां संभवतः 10 अक्टूबर या उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव का ऐलान अगर होता है तो केवल महाराष्ट्र के लिए होता है या फिर झारखंड को भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि एक देश एक चुनाव की बात करने वाली बीजेपी को सुविधा शायद इसी में है कि हर राज्य में अलग अलग वक्त पर चुनाव हों, ताकि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का अपना प्रथम दायित्व अच्छी तरह से निभा पाए। हरियाणा के चुनाव भी पहले 1 अक्टूबर को खत्म होने वाले थे, लेकिन मतदान की तारीख बढ़ाकर 5 अक्टूबर करवाई गई और अब नतीजे 8 तारीख को यानी 8 अक्टूबर को आएंगे। हालांकि हरियाणा में इस बार बदलाव की बयार चली है और यह बात डीबी लाइव सहित तमाम एग्जिट पोल्स में सामने आई है। बाकी असली नतीजे तो 8 तारीख को ही सामने आएंगे। वैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सत्ता किसी के भी हाथ में लगे, एक बात तो तय है कि इन चुनावों में जनता से जुड़े मुद्दे सेंटर पॉइंट में आ गए हैं और इसके लिए सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जा सकता है। दरअसल राहुल गांधी की राजनीति तो शुरू से जनता के मुद्दों पर फोकस करने की रही है। आपने देखा भट्टा परसौल से लेकर मणिपुर तक यही फोकस राहुल गांधी ने दिखाया भी है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले और बाद में भी राहुल आम लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं। बढ़ई, कूली, किसान, छात्र, महिलाएं, खिलाड़ी, गिग वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, कंडक्टर, मोची, सब्जी वाले, ऐसे अनगिनत लोगों से राहुल मिलते रहे, उनकी दिक्कतों को सुनते रहे और समझते रहे। और अब कांग्रेस की चुनावी रणनीति में, कांग्रेस के घोषणा पत्रों में इसका असर भी दिखने लगा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कहें तो यह हुआ कि अब चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस से आगे बढ़कर सांप्रदायिक एजेंडे बनाम जनता के मुद्दों पर केंद्रित हो गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस बदलाव को साफ साफ महसूस भी किया गया, जिसमें बीजेपी एक तरफ ध्रुवीकरण, पाकिस्तान और कांग्रेस के लिए नफरत के मुद्दों को साथ लेकर बढ़ी, तो वहीं कांग्रेस ने रोजगार, युवाओं की परेशानी, महंगाई, जीएसटी की दिक्कत, किसान, मजदूर, आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा और जनता से इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट डालने को भी कहा। बीजेपी एक तरफ मोदी के भरोसे चुनावों में उतरी, लेकिन हरियाणा में तो मोदी शायद खुद अपने आप पर ही यकीन नहीं कर सके, न दिखा सके। वही कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस इस बार आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई। हरियाणा में आखिरी वक्त में अशोक तंवर की बीजेपी से कांग्रेस में घर वापसी करा के कांग्रेस ने साबित कर दिया कि अभी उसमें बहुत दम बाकी है और वो जमाना अब नहीं रहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात जुबान पर ला सके। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या कांग्रेस ने हिला दिया है बीजेपी का कॉन्फिडेंस? क्या मोदी अब बीजेपी के लिए जीत की गारंटी नहीं रहे? और यह भी समझेंगे कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में बदलेगी बीजेपी की चुनावी चाल? लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने कोल्हापुर में कल यानी कि किस तरह बीजेपी को ललकारा है। यह सुन लीजिए। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यह जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई, महाराष्ट्र की जनता से आई और यह आपके खून में है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं मुझे ये दिखाई देती है, आपके चेहरों में, आपके कर्मों में
आपके दिल में हर रोज शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, उनकी सोच दिखाई देती है, और आप लड़ते हो इसके लिए। आपने मुझे यहां बुलाया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, गर्मी में आप खड़े हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपका काम शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करने का है। आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है, क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का कोल्हापुर में अनावरण करते हुए बीजेपी को परखने का यह नायाब नुस्खा जनता को बताया है कि जब अगली बार आपके पास बीजेपी के लोग आएं और कहें कि वे शिवाजी को मानते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप शिवाजी की मूर्ति के सामने तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन क्या आप संविधान की रक्षा करते हैं? क्योंकि अगर आप संविधान की रक्षा नहीं करते हैं तो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी फिर से संविधान का मुद्दा सामने ले आए और एक बार फिर बीजेपी को इस पर घेर लिया। आप जानते हैं कि सिंधुदुर्ग में 2 महीने पहले यानी 26 अगस्त को शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति गिर गई थी, जबकि केवल 8 महीने पहले मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया था। महाराष्ट्र के लोगों के लिए शिवाजी महज ऐतिहासिक किरदार नहीं है, बल्कि उनका गहरा भावनात्मक रिश्ता शिवाजी महाराज से है। ऐसे में उनकी मूर्ति का गिरना बीजेपी के लिए हार का डर लेकर आया और शायद हार का अंदेशा लगते ही मूर्ति के गिरने के 4 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को माफी मांगते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम या राजा नहीं हैं, हमारे लिए वे हमारे देवता हैं। आज मैं उनके चरणों में सिर झुकाता हूं और अपने देवता से क्षमा मांगता हूं। तो मोदी ने माफी तो मांगी, लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर मोदी के लिए शिवाजी देवता समान हैं, तो फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि अपने देवता की मूर्ति को खंडित होते देखकर उनका दर्द तुरंत क्यों नहीं व्यक्त हुआ? किस वजह से उन्होंने 4 दिन बाद माफी मांगी? और उसमें भी उन्होंने सावरकर का जिक्र क्यों किया कि कांग्रेस सावरकर का अपमान करती है लेकिन माफी नहीं मांगती? क्या मोदी ने माफी मांगने में फिर भूल कर दी है? क्योंकि शिवाजी और सावरकर दोनों को एक पलड़े पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने दोनों को एक पलड़े पर रखा। ये सवाल भी इस बार चुनाव में उठेंगे और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। वैसे शिवाजी के सम्मान और संविधान के सवाल को एक साथ जोड़कर राहुल गांधी फिर बीजेपी से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मोदी हैं जो शिवाजी और सावरकर को एक साथ रख रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज और संविधान को एक साथ रख रहे हैं। दोनों के फर्क को समझिए। आइए जरा इस रिपोर्ट को देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण के साथ ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। आइए देखते हैं इस ट्वीट में राहुल गांधी ने पैगाम क्या दिया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि शिवाजी महाराज साहस, संवेदना और न्याय की प्रतिमूर्ति थे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलकर उनकी विचारधारा की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ही भारत के संविधान में समाहित है। भाजपा उसी विचारधारा के विरुद्ध खड़ी होकर संविधान को नष्ट करने की कोशिश में लगी है। नियत के इसी फर्क के कारण उनके द्वारा बनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक ने खंडित होकर उनका साथ छोड़ दिया। शिवाजी महाराज की सोच दिल में लेकर चल रहा हूं। देश के संविधान, संस्थाओं और गरीबों की रक्षा की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय भवानी, जय शिवाजी। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया का जिक्र करके बता दिया कि संविधान बचाने की लड़ाई में केवल कांग्रेस ही मोर्चे पर नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन भी उसके साथ है। और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से इस बार एनडीए को लोकसभा चुनाव में करारी मात मिली है। खासकर बीजेपी के लिए झटका काफी बड़ा रहा, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी में सेंधमारी करके राज्य की सत्ता भले ही उसे मिल गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिला, बल्कि बीजेपी की सीटें ही कम हो गईं। अब फिर से विधानसभा चुनाव में जनता के बीच बीजेपी को जाना है और फिर से इंडिया गठबंधन यानी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से मुकाबला करना है। कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट दोनों ही दल संविधान, शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की अस्मिता, विकास और सम्मान का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की बुराई करने में जुटी हुई है।
तो 5 अक्टूबर को जब राहुल गांधी कोल्हापुर में थे और संविधान के सम्मान, युवाओं के रोजगार, आरक्षण, गरीबी के कारण और अडानी अंबानी के इशारों पर चल रही मोदी सरकार जैसे गंभीर मसले उठा रहे थे, उसी समय महाराष्ट्र के वाशिम में मोदी भी थे। लेकिन उनके भाषण का, यानी नरेंद्र मोदी के भाषण का बड़ा हिस्सा कांग्रेस को समर्पित रहा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बार फिर अर्बन नक्सल शब्द बीजेपी की डिक्शनरी से बाहर आ गया। वाशिम में मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आइए जरा इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। हरियाणा चुनाव खत्म होने के बाद जेपी नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश पहुंचे और यहां उन्होंने कांग्रेस के खत्म होने की वकालत करते हुए कहा कि गांधी जी ने कहा था कि आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सत्ता के लालच में आप कांग्रेस पार्टी चलाते रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आजकल अर्बन नक्सल और देश को बांटने वाले लोगों की भाषा बोलने लगे हैं। कुछ ऐसे ही आरोप महाराष्ट्र में मोदी ने लगाए कि कांग्रेस को अर्बन नक्सलियों की गैंग चला रही है। इसके अलावा दिल्ली में नशीले पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ाने की घटना में भी मोदी ने कांग्रेस को ही घेरा कि कांग्रेस युवाओं को नशे में धकेलकर उससे मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। मोदी ने कांग्रेस पर विदेशी सोच रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। ब्रिटिश शासन की तरह कांग्रेस परिवार भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझता। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एक जैसे शब्दों से कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगभग एक ही वक्त में हमला बोला है, उससे जाहिर होता है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले अर्बन नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी आतंकवाद, नशे के कारोबार, वंशवाद, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान का जिक्र करके कांग्रेस को वो घेर रही है। हालांकि इसके बरक्स जब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू किए कि जम्मू कश्मीर में अब तक आतंकी घटनाएं क्यों नहीं थमी हैं, क्यों इसका राज्य का दर्जा बीजेपी ने छीन लिया, क्यों हरियाणा में डंकी रूट से नौजवानों को रोजगार की तलाश में दूसरे देश निकलना पड़ रहा है, क्यों यहां नशे की बढ़ती समस्या पर बीजेपी खामोश है, 10 सालों के शासन के बाद भी बीजेपी नौकरियों का वादा क्यों कर रही है, क्यों किसानों, खिलाड़ियों और महिला पहलवानों का अपमान बीजेपी ने किया। इन सवालों का जवाब देने में नाकाम बीजेपी बैकफुट पर जाती हुई दिखी और अब महाराष्ट्र में भी ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां भी महाविकास आघाड़ी ने सवाल उठाने शुरू किए हैं कि क्यों यहां की परियोजनाएं गुजरात भेजी जा रही हैं, क्यों धारावी पर अडानी का कब्जा कराने की चाल बीजेपी ने चली है, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या रोकने के लिए बीजेपी ने क्या किया। जब राहुल गांधी जाति जनगणना और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को जोरदार ढंग से उठा रहे हैं, तब मोदी इस मामले पर चुप क्यों रहते हैं? उन्हें किस बात का डर लगता है? कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के इन सवालों में बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई दिख रही है दोस्तों। वैसे भी लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के मुद्दे ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था, आपको याद होगा, लेकिन बीजेपी ने इससे शायद कोई सबक नहीं लिया। इसीलिए मोदी अब भी झारखंड में कहीं घुसपैठियों के मुद्दे को उठा रहे हैं तो कहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस पर विदेशी सोच रखने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि जनता की समस्याओं को वो कैसे सुलझाएंगे, कैसे उनके दुख दर्द को दूर करेंगे। मुद्दों से दूरी बीजेपी को सत्ता से भी दूर कर सकती है। यह बात बीजेपी जब तक समझेगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, शायर अमर सिंह फिगार ने ठीक ही फरमाया है कि शरीके गम उसे कर तो लिया मगर सोचो, शरीके गम उसे कर तो लिया मगर सोचो कि जिम्मेदार के जिम्मे जवाब कितने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।